गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। और भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ते टाइम मैंने जो पहला विचारक चूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है जवाहरलाल नेहरू। अगले कुछ वीडियो में हम जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जो विचार हैं उनको जानेंगे, परंतु सबसे पहले उनको खुद को जानना भी ज़रूरी है कि नेहरू की जीवनी क्या रही है, वो क्या थी कि और कैसे बने, कैसे उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा और क्यों उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये आपको एक विद्यार्थी होने के नाते ही नहीं, एक भारत के नागरिक होने के नाते जानना बहुत ज़रूरी है उनके कामों को। हमारे देश में या कहें कि हमारी पीढ़ी के या हमसे वाली पीढ़ी, पहले पीढ़ी के या इस युग के, है ना, पिछले 100 साल लेते हैं, उनके महानतम व्यक्तियों में इनकी गिनती हमेशा की जाएगी। महानतम व्यक्तियों में इसलिए नहीं कि कोई किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो आइए बात करते हैं आज आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देखिए, जब हम जीवनी पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था और सत्ता की बागडोर नेहरू जी के हाथ में थी, तो उसी समय समकालीन समय में बहुत सारे देश थे जिसमें एक इतने बड़े बहुमत से कोई प्रधानमंत्री बना हो या इतने बड़े समर्थन से कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर बैठा हो दुनिया में, और वहाँ पर अधिकतर जगह सर्वाधिकारवादी शासन को अपना लिया गया था। क्यों? इतनी एक्सट्रीम पावर आपके पास है, जनता की पावर है, सत्ता में आ चुके हो, कैबिनेट आपके पूरे कंट्रोल में है, तो अधिकतर उस समय के लोगों ने सर्वाधिकारवादी शासन अपना लिया था जहाँ पे वो पूरी सत्ता पर अपना नियंत्रण रखते थे। परंतु जवाहरलाल नेहरू को इतना बड़ा समर्थन होने के बावजूद भी उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम, लोकतंत्र, इनकी बात की, समाजवाद की बात की। उन्होंने सर्वाधिकारवादी शासन अपनाने की कोशिश की भी नहीं। एक जगह केरला में जो सरकार को गिराया गया उसको लेकर आलोचना ज़रूर होती है और उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। परंतु वो चाहते तो पूरी सत्ता पर नियंत्रण अपना रख सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र को अपनाया और देश को एक राजनीतिक स्थायित्व दिया। आपको पता ही है, जब देश बटा था तो कितने आधारों पर विभाजन था। एक पूरा देश का एक टुकड़ा अलग हो गया था, पाकिस्तान बन चुका था। धर्म के आधार पर कितने धार्मिक विरोध हो रहे थे, या कहें कि एक दूसरे में सांप्रदायिकता हो रही थी। उस समय जातिगत विभेद कितने थे। देश आज़ाद हुआ था जब बिल्कुल हमें शून्य के स्तर पर मिले थे, हम इतना हमारा विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसे देश को लेकर वहाँ पे राजनीतिक स्थायित्व कायम करना और वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना, है ना, बहुत बड़ी बात थी। उस समय अधिकांश देशों ने, जो भी विकसित देशों ने, ये घोषणा कर ही दी थी कि भारत में लोकतंत्र टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत इतने आधारों पर टूटा हुआ है और बहुत जल्दी वो विभाजित हो जाएगा यूरोप की तरह। परंतु ये नेतृत्व का ही कमाल है। सभी का योगदान होता है, पर नेतृत्व का भी अपना योगदान होता है कि उन्होंने भारत को एक राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। और उन मूल्यों के कारण ही, जिस धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने अपनाया, जिस लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया, जिस समाजवाद को उन्होंने अपनाया, तो उसी कारण इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्योंकि आज हमारे लोकतंत्र इतनी गहराई में रमा हुआ है, व्यक्तित्व के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, तो उसका सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का ही रहा माना जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। मैंने एक लाइन लिखी है नीचे कि मैं पूर्व और पश्चिम का अजीब मेला बन गया हूँ। इसके बारे में हम जब अभी ये जानेंगे कि वो कब इंग्लैंड गए और फिर वापस आते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान करते हैं, तो किस प्रकार उनकी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो पश्चिमी देशों से निकली हुई है, ये उनकी रहन सहन जो है वहाँ से निकला हुआ है, परंतु वो कैसे भारतीय परिस्थिति में रमते हैं और भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट लेते हैं और भारत को आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं। तो आइए बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में। देखो, राजनीतिक विचारक आप किस श्रेणी में रखेंगे? नेहरू को हम प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन, मिल, मार्क्स जैसे उन राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में रख ही नहीं सकते, है ना,
क्योंकि इन सभी ने क्या किया था, राज्य व राजनीति पर एक दार्शनिक ढंग से विचार किया था और उन आधारों पर कुछ सिद्धांत दिए थे। परंतु नेहरू या भारतीय राजनीति विचारकों में अधिकांश इस रूप में विचार नहीं रखते हैं, ठीक है। बट लेनिन हुए, माओ से तुंग हुए, लॉस्की हुए या बर्क हुए, कौटिल्य हुए, इनकी श्रेणी में फिर भी हम जवाहरलाल नेहरू को रख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी नेहरू की तरह ही राजनीतिक नेताओं के रूप में अपने अपने देश की राजनीति में भाग लेते हुए कई सिद्धांत दिए और कई समस्याओं पर ऐसे विचार विश्व के सामने रखे जो कि स्थायी महत्व रखते हैं। तो इनको इन श्रेणियों के विचार को भी में रख सकते हैं, परंतु हॉब्स, लोक, रूसो, प्लेटो, अरस्तु उन रूपों में नहीं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में जन्मे थे और जो फैमिली थी वो कश्मीरी फैमिली थी। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नेहरू जी कश्मीर से बिलोंगिंग रखते थे और बाद में इनके जो पूर्वज हैं, मतलब इनसे पहले जो पूर्वज थे इनके पिताजी दादाजी के टाइम पे ही ये लोग इलाहाबाद आके शिफ्ट हो गए थे। और कहा जाता है कि वहाँ से पास में से एक नहर बहती थी, तो इसी के कारण इनको पदवी के रूप में नेहरू बोला जाने लगा इनके पूर्वजों को, तो वही उपाधि इनको मिलने लग गई और वही बाद में ट्रांसफ़र हो गई, तो जवाहरलाल नेहरू बन गए या बाद में नेहरू लगाने लग गए, जबकि मूलतः कश्मीर पंडित थे, ठीक है। और आपको ज्ञात है देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहे, ये तो आपको सबको ज्ञात है ही। नेहरू का जो प्रारंभिक जीवन था उसमें उन्होंने कोई औपचारिक विद्यालय में नहीं गए, मतलब किसी स्कूल में नहीं गए, घर पे ही पढ़ाया गया उनको, क्योंकि उनके जो पिता थे उनको बहुत ही, उनके पिता इतने समृद्ध थे, इतने बड़े वकील थे, इतने संपन्न परिवार से मतलब इतने संपन्न हो चुके थे कि स्कूल भेजने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने टीचरों को घर पे बुलाया और घर पे ही नेहरू को शिक्षा दिलवाई, और वो चाहते भी थे कि वहाँ की जो स्कूल्स हैं उन पे जो प्रभाव पड़ता है बच्चों का वो मेरे बच्चे पे ना पड़े। तो ये सब कहने वाली चीज़ है, बट मतलब कहने मतलब है पूरे अंग्रेजियत जो बोलते हैं ना अपन, रहन सहन में बिल्कुल एक विकसित वाला बनाने में थे मोतीलाल नेहरू जी। किनको? जवाहरलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं और स्वरूप रानी नेहरू जो थी वो इनकी माता थी, ठीक है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो से संबंधित थी एनी बेसेंट, उनके सुझाव पर एक शिक्षक थे टी ब्रुक्स, उनको ही घर पे पढ़ाने के लिए, उनको ही भेजते थे घर पे पढ़ाने के लिए नेहरू जी को। तो उन्होंने ही ब्रुक्स के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। या ब्रुक्स ने जिन, जैसे स्कॉट हुए, चार्ल्स डिकिंस हुए, थ्रैके हुए, शर्लक हॉस हुए, मार्केट मैन हुए, ये जितने भी अंग्रेजी साहित्यकार हैं इन सभी से परिचय ब्रुक्स ने ही करवाया, और इन्हीं के कारण जवाहरलाल नेहरू की साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई थी। जवाहरलाल नेहरू उसके बाद जाते हैं इंग्लैंड पढ़ने, ठीक है। इंग्लैंड में वो करीब 7 साल रहते हैं। वहाँ पे हैरो शिक्षालय में जाते हैं, ट्रिनिटी विद्यालय में लेते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इस प्रकार से वो इंग्लैंड में 7 वर्ष गुजारते हैं अपने शिक्षा काल के। और इंग्लैंड में जाके उनमें एक परिवर्तन क्या आता है, वहाँ पे वो बर्नेट रसल, बर्नार्ड शो, इन विचारकों का अध्ययन करते हैं। वहाँ जो फैबियन समाजवादी विचारधारा है उनका अध्ययन करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और उनका झुकाव समाजवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। अपन जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी विचारधारा में रखते हैं क्योंकि वो समाजवाद के समर्थक थे, परंतु मार्क्सवाद से भिन्न थे। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, वापस भारत आते हैं और भारत आने के बाद इलाहाबाद जो कोर्ट है उसमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बाद उनमें प्रवेश होता है भारतीय राजनीति में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनके नेतृत्व में ही हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई हो रही है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हो रही थी। तो इन्होंने भी वहाँ जाना स्टार्ट किया, उनके जो अधिवेशन होते थे वहाँ जाना स्टार्ट किया। और बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में गए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1912 में वो इंग्लैंड से आ गए थे और 1912 में ही वो बांकीपुर अधिवेशन में भाग लेते हैं।
1916 में उनकी कमला देवी से शादी हो जाती है और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म होता है। इंदिरा गांधी का पहला नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। ठीक है। जब इन्होंने राजनीति में शुरुआत की थी तो 1912 में जब शामिल हुए थे तो अधिवेशन में सिर्फ भाग लिया था, कोई सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे। सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई होम रूल लीग के समर्थन से, तो उसमें उन्होंने भाग लिया, होम रूल लीग। और 1916 ही वह वर्ष था जब वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के संपर्क में आए। और गांधी जी के जब संपर्क में आए थे तो उनसे वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। ठीक है ना, प्रथम बार उनको प्रभावित नहीं हुए। गांधी जी से प्रभावित होना कब स्टार्ट हुआ इन्होंने, जब रॉलेट एक्ट आया और उसके विरोध में गांधी जी ने पूरा वो आंदोलन चलाया, तो उस समय वो गांधी जी के समर्थन में आए और उस समय से गांधी जी के समर्थक हो गए। और 1916 में भले ही उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से आगे हों, परंतु 1920 के बाद से ही वो उनकी सक्रिय शुरुआत कही जाती है, क्योंकि वो जब गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके आंदोलन से जुड़े, ऐसे वो आंदोलन से जुड़े, तो वह सक्रिय रूप से राजनीति में कहे जाते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, हम किसी भी भारतीय राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से हमारे पहले के विचारक हैं, तो उनका मूल योगदान हम 3 पर्सपेक्टिव में जरूर देखेंगे। क्योंकि हमारा पूरा भारतीय राष्ट्रीय जो पूरा आंदोलन चला था, आज़ादी का पूरा जो आंदोलन चला था, उसको 3 बड़े आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता है। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो किसी भी भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ते टाइम ये जरूर जानेंगे कि इन तीनों आंदोलनों में उस पर्टिकुलर विचारक की क्या योगदान था, क्या भागीदारी थी। ठीक है। अब नेहरू जी का असहयोग आंदोलन से तो स्टार्ट हो गया, उनका सक्रिय राजनीति में आ गए। चोरी चोरा कांड हुआ था उस समय, वो उससे बहुत दुखी हुए। और साथ में 1920 में ही एक अवध आंदोलन होता है ना, अवध में किसान आंदोलन होता है, तो उसके संपर्क में वो आते हैं। और इसके बाद उनका विचार बहुत रेलिवेंटली भी चेंज होता है। उनको पहली बार पता लगता है कि किसानों की कितनी दयनीय हालत है और कितनी विषम परिस्थितियों में रहता है। तो इसके बाद से ही उनकी गरीबों, गाँव, इनके प्रति भी रुचि बढ़ी वहाँ पे, है ना। और इसी कारण समाजवाद में जो उनकी आस्था इंग्लैंड में निर्मित हो चुकी थी वो और प्रबल हुई। देखो यहाँ पे एक मोटा मोटा मैं अंतर आपको बता दूँ। समाजवाद जो है वो बात करता है समानता की, और समानता किसके द्वारा, राज्य के द्वारा की जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ा जाता कि आपकी जो मर्जी है करो, नहीं। उत्पादन के जो साधन हैं या वितरण के जो साधन हैं उन सब पे राज्य का नियंत्रण होता है, और राज्य के द्वारा वो सभी को समान रूप से वितरित किया जाता है, या कहें कि राज्य के द्वारा समानता स्थापित की जाती है ना। तो मोटा मोटा याद रख लो, समाजवाद बात करेगा समानता की। अब समानता की बात करेगा तो वो अधिकतर किसकी बात करेगा, गरीबों की, दलितों की या पिछड़े वर्गों की, क्योंकि उन्हीं को तो समानता की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो उदारवाद होता है वो बात करता है स्वतंत्रता की। वो कहता है व्यक्तियों को खुला छोड़ दो, और उसके बाद जो व्यक्ति आगे बढ़ गया या पीछे रह गया तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद की नियति है, खुद के काम है ना, उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उदारवाद जो है वो बात करता है स्वतंत्रता की, और समाजवाद जो बात करता है समानता की। तो इसको मोटे मोटे रूप में बात कर लेते हैं अपन, और जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर तो अपन को सब कुछ जानना ही है डिटेल में इनके बारे में। गांधी जी से संपर्क हो गया, वो हो गया। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेहरू की जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि नेहरू सक्रिय राजनीति में जाए, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी टाइम कोशिश भी की, परंतु नेहरू का झुकाव सक्रिय राजनीति में जाने की तरफ था ही। वो देश के आंदोलन से जुड़ना चाहते थे और वो जुड़े भी। और ऐसा नहीं है कि देश के आंदोलन में जुड़ने के बाद, अब उनके फादर तो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे या बहुत संपन्न व्यक्ति थे, है ना, उस समय बहुत बड़े वकील थे, परंतु उन्होंने पिता की विचारधारा को नहीं अपनाया। जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक तो जब वो राजनीति में प्रवेश हुए थे या नहीं हुए थे, उस समय भी जब वो इंग्लैंड में थे तो भारत में नरम दल और गरम दल बने हुए थे, आपको ध्यान है। तो इनके जो पिता थे वो उनके पिता का झुकाव नरम दल की तरफ था, ठीक है। परंतु जो जवाहरलाल नेहरू है वो उनको पत्र लिखते थे इंग्लैंड से कि आप नरम दल की तरफ ना जाकर गरम दल की तरफ जाएं, नरम दल से देश आज़ाद नहीं होगा, ये उनका कहना था, है ना। तो जो लाल पाल बाल वाले जो थे गरम दल, उसके लिए उनके समर्थन में वो अपने पिता को पत्र लिखते थे, ठीक है। और इनके पिता भी कुछ सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु नेहरू के आने के बाद वो भी सक्रिय राजनीति में आ गए। वो भी इतना सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे। दूसरा,
जब असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया और उसके बाद स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है ना, और स्वराज पार्टी में ये शामिल हो जाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू के पिता। परंतु जवाहरलाल नेहरू नहीं शामिल होते। वो जो परिवर्तनवादी समर्थक ग्रुप है, मतलब उसमें दो ग्रुप था, एक स्वराज समर्थक ग्रुप और एक परिवर्तनवादी समर्थक ग्रुप। मोटे मोटे रूप से कह दें, स्वराज समर्थक ग्रुप वही जो नरम दल वाली वो थी, जो कड़ी थी, उसी की कड़ी में थे। और जो परिवर्तनवादी वो थे, उसमें अधिकतर गांधीवादी थे, जो रचनात्मक परिवर्तन की बात करते थे। तो नेहरू उनसे जुड़े अपने पिता के अगेंस्ट जाके। और तीसरा, 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू थे इसके हेड, उनके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उसका भी विरोध जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो अपने पिता के पिछलग्गू होने के बजाय उन्होंने एक स्वतंत्र विचार के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। और गांधी जी की इतने बड़े फॉलोअर या इतने बड़े समर्थक होने के बावजूद भी गांधी जी से वो पूर्णतः सहमति नहीं रखते थे हर चीज़ पे, ठीक है। गांधी जी के कई विचारों से प्रभावित थे, परंतु पूर्ण सहमति नहीं रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, नेहरू शुरू से ही पूर्ण स्वराज की बात करने लग गए थे, पर गांधी ने 1929 तक पूर्ण स्वराज को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। और इसी प्रकार उनके आर्थिक विचार थे वो गांधी जी से कभी नहीं मिलते थे, ठीक है। दोनों में ये अंतर था। परंतु मोटा मोटा ये हो गया था कि नेहरू एक युवा के रूप में आए और एक समाजवाद विचारधारा के समर्थक के रूप में आए, है ना। मतलब जो वामपंथी विचारधारा है, ये लेफ्ट विंग वाली जो विचारधारा है, और लेफ्ट विंग के नेता के रूप में ये कांग्रेस में उभरे, है ना। अलग अलग राजनीति भाग लिया और लेफ्ट विंग के नेता के रूप में उसमें उभरे। 1929 में जाकर जब वे 40 वर्ष के हो गए थे, है ना, उस समय उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। उन्हें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उन्होंने अपने प्रथम अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, ठीक है, और मैं न तो राजाओं में और न ही ऐसी व्यवस्था में विश्वास करता हूं जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति हों। भारत को समाजवाद में विश्वास करना पड़ेगा यदि वह अपनी गरीबी और असमानता मिटाना चाहे, यद्यपि उसे इसके लिए अपने रास्ते ढूंढने होंगे। यह उनका प्रथम अध्यक्षीय भाषण था, ठीक है। तो आपको ध्यान है 1929 के लाहौर अधिवेशन का कितना बड़ा महत्व है। वही अधिवेशन था जब पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन है वो पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को, है ना, पहली बार हमने स्वतंत्रता मनाई। और 26 तारीख का जो महत्व है, 26 जनवरी का जो महत्व है, वो आज तक भी है। आज भी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात अलग है कि पहले वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में था, बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में इसको वो दिया गया, है ना। परंतु कितना महत्व है, तो ये इनके ही उस समय यही अध्यक्ष थे जब ये चीज़ हुआ। इसी प्रकार 1936 में भी अध्यक्ष बने, इसी प्रकार 1937 में भी अध्यक्ष बने। और जब देश आज़ाद हो गया, है ना, और कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी, तो 1951 से लेकर 1954 तक भी ये प्रेसिडेंट के रूप में रहे थे। 1929 में तो लाहौर अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की बात हो ही गई है। 1936 का जो अधिवेशन था वो लखनऊ अधिवेशन था और उसमें भी उन्होंने समाजवाद को ही कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने पर आग्रह किया, है ना, उसमें बल दिया। 1937 का जो था वो फैजपुर में था और आपको ध्यान है कि पहला गांव में अधिवेशन यही हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, ये वो टाइम चल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन हो चुका है, स्वराज पार्टी बन चुकी है, नेहरू रिपोर्ट आ चुकी है, उसका विरोध हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 के दशक में। और 1930 के दशक में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ये जो लाहौर अधिवेशन था उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है और उसमें वो सक्रिय भाग लेते हैं। और अधिकांश समय, इस आंदोलन के अधिकांश समय में वो जेल में बंद रहते हैं। नेहरू ने अपने जीवन की 9 साल से ज़्यादा समय जेल में गुजारा था देश की आज़ादी के टाइम पे, ठीक है। 1937 जब वो 1936 और 37 में प्रेसिडेंट थे, है ना, कांग्रेस के, उस समय एक चीज़ और हुई थी। आपको ध्यान है कि 1937 में अधिकांश जगह कांग्रेस की सरकारें बनी थी प्रांतों में, तो उस समय भी इन्हीं के नेतृत्व के बाद ही बनी थी, ठीक है। इस चीज़ में अक्सर करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम 3 आंदोलन के इर्द गिर्द ही सारे भारतीय राजनीतिक विचारकों के योगदान को देखेंगे। 2 हम देख चुके हैं, असहयोग आंदोलन और
हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, उनकी भागीदारी रही। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये पूरा संक्षिप्त परिचय बताने का रीज़न ये नहीं है कि ये आपके बीए में, एमए में या किसी चीज़ में डायरेक्ट पर्टिकुलर काम में आने वाला है। देखो, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में तो निस्संदेह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बीए एमए में ये लिखावट में आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। बट ये इम्पोर्टेंट कहाँ पे हो जाता है कि आप जिस विचारक को पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, उसके काम क्या रहे हैं, क्योंकि हर एक विचारक के जो विचार हैं वो उसके पृष्ठभूमि से ही जन्मते हैं। देखो, इंग्लैंड की उसकी पृष्ठभूमि बनी एक पश्चिमी सभ्यता में, वो बोलते हैं ना, रंगे बसे व्यक्ति की। पर भारत में जैसे ही वो जो इंग्लैंड में सीख के आते हैं समाजवाद अंत में जाके, और भारत में जैसे ही वो परिस्थिति देखते हैं गरीबी की, असमानता की या शोषण की, जिस तरह की परिस्थितियाँ देखते हैं, तो उनमें जो पूर्व की स्थिति है, जो कहते हैं हम कि जो पूर्व का ढंग है, या कहते हैं कि गरीबी की जो रहन सहन स्थिति है, उसका भी समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी विचार और पूर्व की परिस्थितियाँ मिल जाती हैं और वे पूर्व और पश्चिम का अजीब मेला बन जाते हैं। और इसके बारे में उन्होंने खुद भी स्टेट लाइन दी है कि मैं पूर्व और पश्चिम का अजीब मेला बन गया हूँ। अब देखिए, 1942 का आंदोलन भी हो जाता है और विभाजन की सारी चीज़ें हो जाती हैं, देश आज़ादी के कगार पर आ चुका होता है। और 1946 में अंतरिम सरकार बनती है, 2 सितंबर 1946 में। और उस समिति में, उस जो अंतरिम सरकार बनती है, उसमें भी ये उपाध्यक्ष बनते हैं। इनको एक बड़ा पद दिया जाता है, लीडर के तौर पे ये उभरते हैं। आप ये देखिए कि अंतिम रूप में जब कैबिनेट बनती है, ठीक है, और 1947 के बाद पहले कैबिनेट बनती है, तो उस समय भी उन्होंने, ऐसा नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं को उसमें शामिल किया था। उनमें मुस्लिम लीग के लोग भी थे, अंबेडकर भी थे, जो कि पूरे जन्म, मतलब उनका पूरा जीवन जो है कांग्रेस विरोध में रहा था, उनको लॉ मिनिस्टर तक का पद दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो कि हिंदू महासभा के सदस्य थे या हिंदू महासभा के हेड थे, उनको शामिल किया गया। तो उसमें मतलब पूरे भारत की विचारधाराओं को शामिल करने की कोशिश की गई थी इनके नेतृत्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से देश आज़ाद हो जाता है। 1947 में वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले कैबिनेट के। 1952 में पहला इलेक्शन होता है और 1952 के बाद दूसरा लोकसभा चुनाव 1957, उसमें भी यही बनते हैं। 1962 में तीसरा लोकसभा चुनाव होता है, उसमें भी ये जीत के आते बनते हैं। और 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा उनका जीवन काल है, ठीक है। ये पूरा बताने का रीज़न यही था कि आप जान सके किस प्रकार उनमें समाजवाद की विचारधारा आई, किस प्रकार से वो भारतीय राजनीतिक आंदोलन में योगदान दिए, कब कब प्रेसिडेंट रहे और प्रेसिडेंट के तौर पे उनके मेन काम क्या थे, ताकि आपको एक पृष्ठभूमि के रूप में इनका पूरा याद रह जाए। 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। देखिए, एक 3 चीज़ों को लेकर नेहरू की आलोचना आज के राजनीतिक परिवेश में बहुत ज़्यादा होती है। 3 चीज़ों को लेकर, पहला कश्मीर, दूसरा चाइना, है ना, और तीसरा केरला में जो बोलते हैं ना गैर लोकतांत्रिक तरीके से लेफ्ट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। 3 चीज़ों को लेकर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किन्हीं मुद्दों को लेकर किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को झांका नहीं जा सकता, क्योंकि जब आपके सामने एक परिस्थिति आती है तो आपके पास पॉलिसी मेकिंग के लिए 2 डिसीजन होते हैं, आप या तो इधर जाएं चाहे या इधर जाएं। आप, हो सकता है आप जिधर जाएं वो सही साबित हो जाए, और हो सकता है वो नहीं जाएं तो नहीं साबित हो। केरला और कश्मीर के मैटर में यही था। उस समय भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय शांतिवादी नीति, या कहें कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे या हम शांति से सारे समाधान करेंगे, ये चीज़ें बहुत प्रभावी थी और उनका प्रभाव नेहरू पर भी बहुत था। तो उन्होंने इस क्या बोलते हैं, इस रास्ते को अपनाना स्वीकार किया था। आगे जाके वह असफल सिद्ध हुआ भारतीय राजनीति के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, परंतु ये केवल एक पॉलिसी फेलियर था, एक व्यक्ति की इंटेंशन का फेलियर नहीं था। अगर आप ये कहें कि नेहरू इन चीज़ों के जिम्मेदार थे तो पॉलिसी मेकिंग के तौर पे जिम्मेदार थे, व्यक्ति के तौर पे जिम्मेदार नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आलोचना के टाइम याद रखना चाहिए। और अनडेमोक्रेटिक डिसमिसल ऑफ लेफ्ट गवर्नमेंट जब हुआ था तो उस समय भी इंदिरा गांधी का ज़्यादा योगदान था, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आई थी और उनको वो रोक नहीं पाई, ये उनका फेलियर था, ठीक है। आलोचना ज़रूर होनी चाहिए, जो गलत हुआ है
चाइना पॉलिसी उनकी गलत साबित हुई है, इसके लिए आलोचना होनी चाहिए, और इसी झटके के कारण उनकी मृत्यु भी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से ही वो बहुत दुखी रहना स्टार्ट हो गए थे। कश्मीर मुद्दे पर उनकी शांतिवादी नीति का फेलियर साबित हुई है, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बीच में शामिल करने के लिए या मध्यस्थता लाने में जो उन्होंने किया काम, वो बाद में एक फेलियर साबित हुआ। पर ये सब एक पॉलिसी फेलियर था। आप उनकी महानता या उनके जो बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की आप इससे पता लगेंगे कि जब वो यूएन में या इंडोनेशिया कहीं भी स्पीच देने जाते थे ना, लोग दूर दूर से यात्रा करके केवल उनकी स्पीचेस सुनने आते थे। और आज के टाइम पे जो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुलवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनकी जड़ें अगर हमारे देश में आज तक कायम है तो इन व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि देश इन सबसे अछूता था या इन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। उस समय देश को आज़ादी मिली थी और वो चीज़ें आज तक भी स्थायित्व रूप में हमारे सामने है, तो इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।